हेलो यस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द जीनियस फिजिस्ट। डियर व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्सेस के जो टर्निंग इफेक्ट होते हैं उनको स्टडी करेंगे। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 में, यहाँ चैप्टर नंबर 4 में डायनामिक्स में भी हमने ये डिस्कस किया था फोर्स के हवाले से। तो हमने वहां पर डिस्कस किया था फोर्स का लीनियर इफेक्ट। वहां पर हमने डिस्कस किया था फोर्स का लीनियर इफेक्ट, जिसमें हमने मोमेंटम भी डिस्कस किया था कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, सपोज करें इसका मास m है। इस पर हमने फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट ने सम डिस्टेंस कवर किया। ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस कवर किया, ऑब्जेक्ट की ये एक्सीलरेशन पैदा हुई, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में तब्दीली हुई। हमने ये इफेक्ट पढ़े थे। ये है लीनियर इफेक्ट, दिस इज लीनियर एक्सीलरेशन, दिस इज लीनियर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास फोर्स के लीनियर इफेक्ट है। जस्ट लाइक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कोई, ये मार्कर्स हैं, मैंने इस पर फोर्स लगाया, इसने लीनियरली मूव किया, ये लीनियर इफेक्ट है तो फोर्स का इफेक्ट ना, चाहे लीनियर हो चाहे एंगुलर, मगर हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल लीनियर इफेक्ट पर। अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऐसा फोर्स जो ऑब्जेक्ट में रोटेशन की एबिलिटी क्रिएट कर सके, तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं दिस इज अ एंगुलर फोर्स, और दिस इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और दिस इज कॉल्ड टॉर्क, जिसको हम कह सकते हैं टॉर्क है। यहां हम इससे एग्जांपल लेते हैं। ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट, जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। सपोज करें मैंने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा इस पॉइंट की तरफ, इस पॉइंट पर फोर्स लगा, तो इसमें जो एक्सीलरेशन पैदा होगी, जो वेलोसिटी पैदा होगी, ये वेलोसिटी या एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में पैदा होगी। ये ऑब्जेक्ट लीनियरली मूव करेगा, इसमें लीनियर एक्सीलरेशन पैदा होगी। जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है वो टर्निंग इफेक्ट यहाँ पैदा नहीं होगा, यहाँ पर लीनियर इफेक्ट पैदा होगा। जस्ट लाइक ये सेम है, ये एक बॉडी है, ये भी एक बॉडी है। अगर मैं इस पर इस जगह से फोर्स लगाऊंगा तो ये लीनियरली अपवर्ड जगह, इसमें टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं हो सकेगा, इसमें एंगुलर इफेक्ट पैदा नहीं हो सकेगा। सो दैट्स व्हाई हियर देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ टर्निंग, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ टर्निंग। यहाँ पर कोई टर्निंग इफेक्ट पैदा नहीं हो सकेगा। ओके, अगर सेम ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह से फोर्स लगाऊं, सेम ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह से फोर्स लगाऊं, तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें रोटेशन आ जाए। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस जगह से फोर्स लगाया, तो जब मैं इस जगह से फोर्स लगाऊंगा तो इसमें लीनियर एक्सीलरेशन पैदा होगी, ये इस तरह जाएगा। जब मैं इस पॉइंट से फोर्स लगाऊंगा, तो जब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये इसकी साइड, ये वाली जो है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर, ये साइड है, ये नीचे हो जाएगी, इसमें रोटेशन पैदा होगी। जब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो फिर इसमें रोटेशन पैदा होगी। तो हम यहाँ स्टडी करें वो फोर्स जो रोटेशन पैदा करा सके, जो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर सके, हम उस फोर्स की स्टडी करें। वो फोर्स है हमारे पास टार्क। सो टार्क पर भी हम आते हैं। फर्स्टली हमारे पास शॉर्टली कॉन्सेप्ट है फोर्स के हवाले से, वो डिस्कस कर ले, फोर्स के कंपोनेंट डिस्कस कर ले, उसके बाद हम आते हैं टार्क की तरफ। टार्क क्या है? ओके, सो अभी हम लीनियर इफेक्ट पढ़ते हैं, उसके कंपोनेंट पढ़ते हैं फोर्स के, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड फॉर द टार्क। ओके, इसको रिमूव कर देता हूं। ये था हमारे पास लीनियर इफेक्ट ऑफ फोर्स। अभी हमारा जो कंप्लीटली फोकस होगा वो होगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की तरफ। अभी हम डिस्कस करते हैं फोर्स के कंपोनेंट। लेट्स सपोज करें ये हमारे पास टू डायमेंशन सिस्टम ड्रा करते हैं। फर्स्टली दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज y axis, this is x axis and this is y axis.
नाउ हमने इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, सपोज करें ये फोर्स है हमारा, इस पॉइंट की तरफ ये फोर्स। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक फोर्स है एक्स एक्सिस में और एक फोर्स है वाई एक्सिस में। इट मींस देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। यहाँ पर फोर्स के कंपोनेंट होंगे क्योंकि फोर्स हमारे पास किसी न किसी एंगल पर लगा है, तो दैट्स व्हाई दिस फोर्स एफ विल मेक सम कंपोनेंट, ये फोर्स कंपोनेंट बनाएगा। दिस इज एफ फोर्स which is acting on this particle. Now this is x component of force, this is x component of force which is called fx, and this is y axis component of force, this is y component of force, इसको हम कहते हैं fy, फोर्स का जो y component है हम इसको कहते हैं this is y component of force, this is fy। ओके, तो हम सिंपली ऐसे कह सकते हैं जब fx और fy दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक कंप्लीटली फोर्स आएगा। सो इट मीन दिस फोर्स इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स व्हिच इज fx एंड fy। जब fx और fy कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक कंप्लीट फोर्स आएगा। जब ये फोर्स टूटेगा, ये जब फोर्स एक्सपेल्ड हो जाएगा तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, वो होंगे fx और fy। इट मींस इन दोनों के कंबाइन होने से ये मिलता है, इसके टूटने से ये हमारे पास दो कंपोनेंट मिलते हैं। ओके, ये कंपोनेंट हमारे पास। अभी डिस्कस करते हैं कि जो x कंपोनेंट है इसकी क्या वैल्यू है, क्या मीनिंग है इसकी क्या फिलॉसफी है, और सेम वैसे हम fy पर भी फोकस करते हैं कि इनमें क्या जो चेंजिंग है, कौन सी एंगल्स हम ला सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो एंगल है हमारे पास, एक है अलोंग एक्स एक्सिस और एक है अलोंग वाई एक्सिस। जो वाई कंपोनेंट है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो एक्स एक्सिस में है वो है हमारे पास बेस कंपोनेंट। सो हम इसको कहते हैं दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और दिस इसको कहते हैं दिस इज बेस कंपोनेंट। और ये हमारे पास से हिपोटेन्यूज, कैसे हमारे पास ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ओके, और ये हमारे पास बेस, और ये हमारे पास हिपोटेन्यूज है। ओके, हम बेस के लिए हम जो रेशियो यूज करते हैं वो यूज करते हैं cos ratio is used for the base component and sine component is used for the fy for the perpendicular component। जो perpendicular component होता है उसके लिए हम यूज करते हैं sin ratio, और जो बेस होता है उसके लिए हम यूज करते हैं cos ratio। ओके, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि cos में जो एंगल होती है वो होती है 0 डिग्री। सो जीरो जो cos 0 होती है वो मैक्सिमम वैल्यू देती है, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसमें एंगल है 90 डिग्री। एंगल कौन सी है, 90 डिग्री, आप देख सकते हैं 90 है। तो इस परपेंडिकुलर में जो साइन 90 होती है वो मैक्सिमम वैल्यू देती है। हम यहाँ पर वो वैल्यू लेंगे जिसमें हमारे पास इफेक्ट ज्यादा आ सके, जो वैल्यू है वो ज्यादा आ सके, हम उसी को ही फोकस करेंगे। तो क्या रीजन है cos यूज करने का, एक्स एक्सिस में यहाँ बेस और परपेंडिकुलर में हम जो साइन यूज कर दें, क्या रीजन है, इसीलिए यूज कर दें cos में। जो हमारे पास बेस कहां पर है उसमें एंगल है 0 डिग्री, तो जो 0 का मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आता है cos में, क्योंकि cos 0 बराबर होता है 1 के, और जो साइन है वो उसमें एंगल है 90 डिग्री। तो हम वहां पर वो रेशियो यूज करें जिसमें हमारे पास 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो साइन 90 बराबर होता है 1 के, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आता है। सो दैट्स व्हाई here we are going to use sine and here we are going to use cos, so cos and sine are used। okay, so अब इन दोनों पर हम फोकस करते हैं cos और sin पर, कि cos क्या है और sin क्या है, और जो फोर्स का रोल है cos और sin रेशियो में वो रोल क्या है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हम डिस्कस करते हैं फोर्स की एडिशन, कि फोर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल,
on the basis of their components. So now we have to focus on what is cos and what is sin. इन दोनों पर फोकस करेंगे. तो हमारे पास cos इक्वल होता है बेस अपान में हिपोटेन्यूज. अभी cos को फोकस करते हैं. cos है बेस अपान में हिपोटेन्यूज. So cos theta will becomes equal to बेस क्या है हमारे पास fx, और जो हमारे पास जो हिपोटेन्यूज है वो क्या है, वो f कंप्लीटली फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, नॉट कंपोनेंट फॉर्म, ये कंप्लीट है, ये सारा है. ओके, fx अपान में f. सो हमारे पास fx इक्वल हो जाएगा f cos थीटा के. दिस इज वैल्यू ऑफ fx. अभी हम फोकस करते हैं साइन की तरफ कि साइन क्या है. साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान में हिपोटेन्यूज. साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान में हिपोटेन्यूज. तो साइन थीटा विल बिकम्स इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, वो है एफ वाई कंपोनेंट, एफ वाई अपान में, और हिपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, वो है एफ. सो एफ वाई हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा की. एफ ही हम डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा. ओके, सो दिस विल बिकम्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल एफ साइन थीटा. ये हमारे पास फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक है एफ एक्स और दूसरा एफ वाई. जब ये दोनों कंपोनेंट कंबाइन होंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर्स का कंप्लीट मैग्नीट्यूड. एफ एक्स इज इनकम्प्लीट फोर्स, ये सारा फोर्स नहीं है. या एफ वाई को डिस्कस करें तो एफ वाई भी ये सारा फोर्स नहीं, ये इनकम्प्लीट है. When fx and fy will combine, then we can get complete quantity of force. तभी हम फोर्स की कंप्लीट क्वांटिटी को अचीव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. fx is not complete force, fy is not complete force. These are component of force. These are segment of force. ये फोर्स की कंपोनेंट है. कंप्लीट फोर्स कैसे आएगा, जब ये कंपोनेंट ऐड होंगे. ऐड करने से हमारे पास कंप्लीट फोर्स आ सकता है. कैसे, when we will add, सिंपली इधर लिख लो f इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस में एफ वाई. ये हमारे पास कंप्लीट फोर्स. कंप्लीट फोर्स ऐसे आ सकता है जब फोर्स के एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट दोनों हम क्या करें, ऐड करें. तो इस कंडीशन में फोर्स को जो मैग्नीट्यूड है वो कंप्लीट आ सकता है. ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास. सो ये हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय कंपोनेंट, ये वेक्टर की एडिशन है कंपोनेंट के थ्रू. अगर कहा जाए हमें इस फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, ये तो हमने मालूम किया कि हमारे पास कंप्लीट क्वांटिटी ऑफ फोर्स कैसे आ सकती है. तो हमने बताया जब एफ एक्स और एफ वाई को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट फोर्स आ सकता है. अभी कहा जाता है कि अगर कहा जाए हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, हाउ कैन वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का डायरेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं. डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं, किस रेशियो पर डायरेक्शन एनालिसिस डिपेंडेंट है, वो कौन सा फैक्टर है, वो कौन सा पैरामीटर है जो डायरेक्शन एनालिसिस के लिए हम यूज करते हैं. अभी हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ. ओके, तो हमने ये सिंपली डिस्कस किया एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. ओके, अभी डिस्कस करते हैं कि फोर्स का जो हम डायरेक्शन है वो कैसे मालूम कर सकते हैं. तो इसका डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम यूज करते हैं टेन रेशो. हमारे पास टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो है एफ वाई, और जो बेस है वो कौन सा है हमारे पास, वो है एफ एक्स. ओके, ये हम यूज करते हैं रेशियो डायरेक्शन एनालिसिस करने के लिए.
और साइन और कॉस कंपोनेंट के लिए यूज करते हैं, और इन दोनों कंपोनेंट का जो रेशो होता है वो हमारे पास डायरेक्शन देता है। कहा जाता है कि ये कैसे आया, व्हाई वी हैव टेकन दिस 10, हमने 10 को क्यों लिया डायरेक्शन मालूम करने के लिए। चलो अगर ना लेते तो क्या होता, ये हमने लिया है तो कैसे लिया है, किस बेसिस पर लिया है, इस बात पर फोकस करते हैं। फिर ऑटोमेटिकली ये बात हमारे पास माइंड में आ जाएगी कि हमने ये क्यों लिया है, कैसे लिया है, कौन सी लॉजिक है। अब देखें हमारे पास इस फोर्स के दो एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, एक एफ एक्स कंपोनेंट और दूसरा है एफ वाई कंपोनेंट। हम जब इन दोनों का रेशो लेते हैं तो हमारे पास एक अलग क्वांटिटी आती है, एक अलग रेशो आता है। वो जो रेशो होता है वो होता है एक्चुअली वो होता है 10। ये 10 ऐसे नहीं कि हमने अपनी मर्जी से ले लिया है कि ये डायरेक्शन एनालिसिस के लिए यूज होगा। एक्चुअली देखिए एफ एक्स और एफ वाई ये दोनों कंपोनेंट मिलकर डिसाइड करेंगे कि फोर्स का जो नेट डायरेक्शन और नेट डायरेक्शन है किस तरफ है, किधर है। जब हम इन दोनों को रिलेशनशिप में ले आते हैं, जब इन दोनों का हम रेशो लेते हैं तो हमारे पास इनका रेशो देता है कंपोनेंट, ये जो इनके कंपोनेंट है एफ एक्स और एफ वाई, ये दोनों कंपोनेंट देते हैं हमारे पास, जो इनका रेशो है वो देता है हमारे पास 10 को जन्म देता है ये। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस। ऐसा नहीं है कि हमने अपनी मर्जी से ले लिया है 10। वंस आई एम गोइंग टू रिपीट, एफ एक्स और एफ वाई दोनों कंबाइंड होकर ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है, किधर है डायरेक्शन। जब ये डिसाइड करते हैं दोनों, जब हम इनको रेशो में लेते हैं, रेशो में लेने से ना हमारे पास कास आता है, ना हमारे पास साइन आता है, ना आता है कोसेक, ना काट, ना अदर काउंट, ना अदर क्वांटिटी। हमारे पास इन दोनों का जो रेशो देता है वो रेशो है 10। इन दोनों का रेशो जो इक्वल होता है वो 10 के इक्वल होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन, इन कंपोनेंट की बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ है। ओके, आई थिंक यू कैन गेट वेरी वेल इट क्लियरली। ओके, सो नाउ दिस इज रेशियो। या अच्छा, हमें ऐसा नहीं है कि ये 10 हमारे पास ये बताएगा कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये नहीं बताएगा। ये डायरेक्शन बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कौन सी एंगल है, वो एंगल को देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं किस तरफ हो सकती है इसकी डायरेक्शन, चाहे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है या साउथ है। ये 10 नहीं बताएगा कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। इसमें ये जो एंगल है थीटा, दिस एंगल विल डिसाइड एच व्हाट एंगल डायरेक्शन इज गिवन और टेकन, कौन सी एंगल पर हमने डायरेक्शन को लिया है या पेश किया है, ये एंगल डिसाइड करेगी। तो हमारे पास ये एंगल हो जाएगी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई अपॉन में एफ एक्स। दिस एंगल विल डिसाइड व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये एंगल डिसाइड करेगी कि फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है या किधर है। ओके, ये हमारे पास डायरेक्शन की बात हो गई, और हमने इसके कंपोनेंट की डिस्कशन कर ली कि हमारे पास ये कंपोनेंट कैसे आए हैं, या हम कॉस क्यों लेते हैं, साइन क्यों लेते हैं, या हम साइन को ले लेते हैं एफ एक्स में और कॉस को ले लेते हैं एफ वाई में, क्यों नहीं लेते, क्या रीजन है, क्या फिलॉसफी, ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया है। अभी एक बात रिमेनिंग है, वो ये है कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे मालूम करें, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन होती है, हमारे पास ये फोर्स है एफ इज इक्वल एफ एक्स प्लस में एफ वाई। तो कंडीशन ये होती है स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करें, एफ स्क्वायर इज इक्वल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटाकर यहाँ देंगे एडिकल, तो ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस में एफ वाई स्क्वायर। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो हमने यहाँ पर सारा डिस्कस कर लिया है, जो फोर्स का डायरेक्शन है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 लेंगे, और ये भी बताया कि 10 क्यों लेते हैं। ठीक है, ये रीजंस भी मालूम होने चाहिए, इनके दोनों के रेशियो जब लेते हैं तो हमारे पास 10 आता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, ना कॉस होता है ना साइन होता है, 10 होता है। सो दैट्स हाउ वी हैव टेकन दिस। हमने ये कंपोनेंट क्यों लिया, क्योंकि ये कंपोनेंट डिसाइड करेंगे, ये फोर्स के कंपोनेंट है, किस तरफ डायरेक्शन है ये डिसाइड करेंगे। जब इनको डिसीजन के लिए हमने पेश किया
तो इसने डिसाइड किया कि 10 आएगा, हमारा जो रेशियो है वो 10 है, 10 के इक्वल है। सो दैट्स व्हाई 10 रेशियो इज यूज्ड फॉर द टेकिंग डिसीजन डायरेक्शन ऑफ एनी रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, ये भी डिस्कस किया और मैग्नीट्यूड के हवाले से डिस्कस किया और ये भी डिस्कस किया कि फोर्स को हम कैसे ऐड करते हैं या फोर्स कंप्लीट कैसे मिल सकता है। जब उसके कंपोनेंट कंबाइन होंगे तो फिर हमारे पास कंप्लीट फोर्स की क्वांटिटी आ सकती है। अभी हम डिस्कस करते हैं इसके नाम के मुताबिक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैसे टर्निंग होता है, क्या रीजंस हैं, या फोर्स किस बीएफ पर जो है ना ऑब्जेक्ट में रोटेशन क्रिएट कर सकता है, हम डिस्कस कर लें 9th लेवल तक। सो हम इतना कोशिश करेंगे डीपली ना जाएं, just up to 9th class level we have to focus on that point. So now I am going to remove all this. अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अभी मैं डिस्कस करता हूं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के जो टर्निंग इफेक्ट होते हैं, टर्निंग इफेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट में फोर्स होता है, मगर फोर्स को इस तरह एक्ट करवाते हैं कि फोर्स उसमें रोटेशन पैदा करा सके। तो हम ऐसे इफेक्ट को कहते हैं टॉर्क। जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ये टॉर्क की डेफिनेशन एक्चुअली रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज एक्चुअली टॉर्क। ये हमारे पास टॉर्क है। ओके, अब डिस्कस करें टॉर्क क्या है। तो शॉर्टली हम फोकस करें टॉर्क की तरफ। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। टॉर्क के लिए हम कहते हैं कि टॉर्क इज रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो रोटेशन इफेक्ट है एक्चुअली दैट इज एक्चुअली टॉर्क। वो टॉर्क के या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क। जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है हम उसी को कहते हैं टॉर्क। कैसे, हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। ये बोतल पड़ी हुई है तो यही लेते हैं। देखिए, अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को क्लियरली ओपन करना है, क्या मैं इसको ऐसे खींचकर ओपन कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। या कोई बोतल होती है, उसकी जो हेड होती है वो कैसे ओपन करते हैं? क्या ऐसे ओपन करते हैं, ऐसे खींचते हैं? ऐसे भी नहीं करते। क्या ऐसे खींचते हैं? ऐसे भी नहीं करते। कैसे करते हैं? एक फोर्स लगाते हैं पीछे और एक फोर्स लगाते हैं आगे, ऐसे ऐसे करते हैं। ये फोर्स लगाते हैं, ये फोर्स क्या पैदा करता है? इसमें रोटेशन पैदा करता है, ऐसे इसमें रोटेशन पैदा करता है ऐसे। तो ये रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स का दैट इज एक्चुअली टॉर्क। मैंने सेम ऑब्जेक्ट को अगर यहां से फोर्स लगा तो इसमें लीनियर एक्सीलरेशन पैदा होगी, इसमें रोटेशन नहीं आएगा। रोटेशन करने के लिए मैं फोर्स इस तरह लगाऊंगा कि ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी रोटेशन आ जाए, ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट आ जाए, जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स प्रोड्यूस कर सके, उस फोर्स को कहते हैं टॉर्क। टॉर्क एक्चुअली फोर्स है, मगर एक ऐसा फोर्स है जो रोटेशन पैदा करा सके। ओके, अभी डिस्कस करें टॉर्क के हवाले से क्लियरली और भी डिटेल में चलते हैं। टॉर्क क्या, व्हाट इज कॉल्ड टॉर्क? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स that is called टॉर्क। जो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है हम उसी को कहते हैं टॉर्क। कैसे? मान लेते हैं ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने फर्स्टली डिस्कस किया, ये एग्जांपल्स दिए। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की ये सेंटर पॉइंट फिक्स कर दूं, अगर मैं इस जगह से फोर्स लगाऊं तो ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, अगर मूव भी करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इट मींस इस ऑब्जेक्ट को मैं इधर से फोर्स लगाता हूं, 1 मिनट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, जब मैं इस जगह से फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा, इसमें रोटेशन नहीं आएगी। अगर सेम ऑब्जेक्ट को मैं इस जगह से फोर्स लगाऊंगा तो ये ऊपर तो जाएगा, मगर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह रोटेशन आती है। तो वो फोर्स का इफेक्ट जो रोटेशन पैदा करा सके
तो ऐसे इफेक्ट को कहते हैं दिस इज टार्क। ये सेम फोर्स था, ये सेम है, रेड फोर्स है, मान लेते दिस इज रेड फोर्स, ये रेड फोर्स मैंने इस जगह से लगाया तो इसमें रोटेशन पैदा नहीं हुई, तो इसको हम टार्क नहीं कहेंगे, दिस सिंपली फोर्स। अगर ये सेम फोर्स मैंने इस जगह से लगाया, इसमें रोटेशन पैदा हुई, तो इसी को कहेंगे टार्क। जो फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है उसी को कहते हैं टार्क। टार्क को ज़ाहिर किया जाता है टाउ से, टाउ एफ क्रॉस आर। ओके, ये इस आर पर भी डिपेंड है, आर इज एक्चुअली रेडियस या पोजीशन वेक्टर कह लें, इस पर डिपेंडेंट है। और क्या है फोर्स, अगर आर ज्यादा होगी फिर भी डार्क मैक्सिमम होगी, अगर एक्स ज्यादा होगी तो फिर भी डार्क मैक्सिमम होगी। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, वो है एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। ओके, इट मींस टार्क इज डिपेंडेंट ऑफ फोर्स और एज वेल एज एंगल बिटवीन देम, एंगल पर भी डिपेंडेंट है। ओके, अगर कहा जाए कि हमारे पास एंगल है 0 डिग्री, एंगल क्या है हमारे पास 0 डिग्री, तो टार्क क्या होगी, टार्क होगी हमारे पास 0, क्योंकि साइन 0 बराबर होती है 0 की, तो 0 डिग्री पर टार्क क्या है 0। कैसे, सेम एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने फोर्स लगाया इस तरह, तो इसने मूव भी किया अपवर्ड ही, तो दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल में एंगल कौन सी होती है 0 होती है, तो यहाँ पर टार्क हुई पैदा, नई टार्क पैदा हुई, तो इट मींस एट एंगल ऑफ 0 डिग्री टार्क इज 0, तो 0 डिग्री पर टार्क किया हमारे पास वो है 0। ओके, अगर कहा जाए हमारे पास एंगल है 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी टार्क, टार्क क्या होगी, एफ आर साइन थीटा फार्मूला है हमारे पास, तो इसका मैग्नीट्यूड है एफ आर साइन थीटा, नाउ एंगल इज 90 डिग्री, सो अब जानते हैं कि sin 90 is maximum equal to 1, so torque is maximum at angle of 90 डिग्री, 90 डिग्री पर जो टार्क है वो क्या है हमारे पास, वो है मैक्सिमम, टार्क इज मैक्सिमम एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, यहाँ पर क्या है टार्क 0 है, मिनिमम भी नहीं 0 है टार्क, मिनिमम तो हाफ भी हो सकती है ना, मैक्सिमम का हाफ भी मिनिमम है एज कंपेयर, मगर यहाँ पर क्या है एब्सोल्युटली 0 डिग्री है। ओके, तो इस पर एमसीक्यू जा सकते हैं, if angle between force and position vector, if angle between force and position vector is about 90 degree, then quantity of torque recognized will be option A minimum, option B maximum, option C 0, option D none of these, so surely torque will be maximum, B option is correct one, 90 पर torque क्या है maximum है। अगर कहा जाए angle between force and position vector is about 0 डिग्री, फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर है उनके दरमियान में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, देन न्यू ऑप्टेन टॉर्क विल बी, जो हमारे पास टॉर्क आएगी वो क्या होगी, ऑप्शन ए मैक्सिमम, मिनिमम, 0, नन ऑफ दीज, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट वन, 0 होगी टॉर्क, क्योंकि जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर ये दोनों पैरेलल हो जाएं एक दूसरे के साथ, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो टॉर्क होती है वो क्या होती है, वो होती है 0 होती है। ओके, आई थिंक दिस विल बी क्लियर कि जो टार्क है वो डिपेंडेंट है फोर्स पर, आर पर और एंगल पर। ये 9th क्लास से, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू स्लो डाउन, स्लोली, इतने एमसीक्यूज भी डिस्कस नहीं करते। ओके, और कहा जाता है एट व्हाट एंगल टार्क विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, एट व्हाट एंगल टार्क विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम, कौन सी एंगल पर जो टार्क है मैक्सिमम की हाफ आएगी। अगर टार्क हमारे पास 50 न्यूटन इंटू मीटर है, अगर टार्क हमारे पास 50 न्यूटन इंटू मीटर है, तो इस मैक्सिमम का हाफ किस एंगल पर आएगा, वो एंगल है 30 डिग्री। इसको रिमूव कर देता हूं, ये नोट कर लेता हूं मैं, एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एट व्हाट एंगल टार्क विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम,
Torque will be half of maximum. शॉर्टली लिख लेता हूँ एट एंगल. एट व्हाट एंगल? टॉर्क विल बी हाफ ऑफ मैक्सिमम. जो मैक्सिमम का आधा है वो किस एंगल पर आएगा? ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी पाई बाय 2, ऑप्शन सी पाई बाय 6, ऑप्शन डी पाई बाय 3, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस. कौन सी एंगल पर? एफ आर मैक्सिमम है तो एफ आर का जो हाफ है आधा, इट मींस एफ आर बाय 2 किस एंगल पर आएगा? पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 3 या नन ऑफ दिस. तो श्योरली पाई पर साइन 90 बराबर होती है 0 के, सॉरी 180 है तो साइन 180 बराबर होती है, सॉरी साइन 90 मैक्सिमम होती है. ये क्या है? पाई 180 के इक्वल है. तो साइन पाई या साइन 180 0 के इक्वल होती है. जो यहाँ पर डार्क आएगी वो 0 आएगी. इस तरफ ये पाई बाय 2, इट मींस 180 बाय 2, ये 90 है. तो 90 पर मैक्सिमम है. क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम का हाफ ऑफ मैक्सिमम. जो मैक्सिमम है उसका आधा, जो एफ आर बाय 2 किस एंगल पर आएगी? सो इस पर मैक्सिमम इस तरफ ये पाई बाय 6, इट मींस 180 डिवाइडेड बाय 6, सो आंसर विल बी 30 डिग्री. यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 30 डिग्री हमारे पास. तो जो साइन 30 होता है वो बराबर होता है 1/2 के. तो इस एंगल पर जो हमारे पास टार्क है वो मैक्सिमम का आधा आएगी. जैसे साले कर देता हूँ क्लियरली. एफ आर साइन 30 डिग्री, ये समझने के लिए 180 डिवाइडेड बाय 6, 6 30 18, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री. सो साइन 30 इक्वल टू 1/2. सो टार्क विल बी एफ आर बाय 2. तो ये है टार्क. तो हमारे पास जो मैक्सिमम का आधा है वो आएगा पाई बाय 6 पर या 30 डिग्री पर. ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं. ओके, तो ये था हमारे पास आज का डिस्कशन, जिसमें हमने फोर्स को डिस्कस किया, फोर्स के कंपोनेंट को डिस्कस किया, एडिशन ऑफ फोर्स की, एडिशन ऑफ फोर्स कंपोनेंट की, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की और डायरेक्शन ऑफ फोर्स एनालिसिस की, और जो रीजनिंग बेस्ड लॉजिकल डिस्कशन थी हमने वो किया डिस्कस. जो लॉजिकली पॉइंट्स थे हमारे पास जो समझने के लिए थे हमारे पास वो डिस्कस किया. और टारगेट के लिए डिस्कस किया कि टारगेट किन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, वो हमने ग्राफिकली चीज़ों को क्लियर किया है. बाकी इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर अंडर लेवल पर तो हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे. ये 9th लेवल है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्टली डिस्कस किया है. आई थिंक दैट्स विल बी इनफ फॉर टुडेस लेक्चर. सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज कपल डिस्कस करके और सेंटर ऑफ मास डिस्कस करके उसके बाद लास्ट वीडियो बनाएंगे इक्विलिब्रियम पर.